हेलो, इस बाजार में कहाँ बनेगा बड़ा पैसा? तो ये जानने के लिए पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी असेट कैटेगरी ने हिस्टोरिकली कैसा रिटर्न दिया और क्यों दिया, और आने वाले पीरियड में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्या मैक्रो में चेंज हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट वेरियस असेट कैटेगरी के ऊपर किस तरह आ सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेट, और डेट के अंदर हम लेते हैं कि डेट ने किस तरह का रिटर्न जनरेट किया और आने वाले पीरियड में डेट किस तरह का रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो अगर आप डेटा देखो इंडिया का, यूएस का, तो मालूम पड़ेगा कि डेट ने इन्फ्लेशन के आसपास रिटर्न दिया है, और लिक्विड फंड हो गया, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको इन्फ्लेशन के आसपास रिटर्न जनरेट करते हैं। मैंने 2001 में HDFC लिक्विड फंड की लॉन्च टीम का हिस्सा था। मैं उस फंड के करीब करीब 25 साल पूरे हो गए। उस 25 साल में उस फंड ने 6.8 CAGR 6.8% CAGR रिटर्न दिया है, और इंडिया का इन्फ्लेशन भी 6.5-7% के ऊपर आसपास रहा है 25 सालों के अंदर। लेकिन उसके बाहर वाले प्रोडक्ट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रोडक्ट हो गया, PPF हो गया, ऐसे प्रोडक्ट इन्फ्लेशन से 1 से 1.25% या 1.5% तक ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। लेकिन बैंक डिपॉजिट सबसे कम रिटर्न देता है कोई भी डेट प्रोडक्ट में, क्योंकि बैंक को CRR मेंटेन करना होता है, SLR मेंटेन करना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी होती है उसकी वजह से, और उनको लैंडिंग में तो कॉम्पीट सबसे करना पड़ता है। तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक मनी इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो बैंक कोई भी डेट प्रोडक्ट में बैंक्स हमेशा आपको सबसे कम दामों पे पैसा उठाता है। आपको भरोसा नहीं है तो आप 3 से 6 महीने की कोई भी बैंक की आप CD देख लो, और उसी पीरियड का गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल देख लो। इनवेरिएबल ऑन एवरेज आपको जो मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है 1 से 1.25% रिटर्न ज़्यादा जनरेट करके देगा। डेट के बाद हम आते हैं कमोडिटीज़ में किस तरह का पैसा बनता है। तो मोस्ट कमोडिटीज़ में जब पैसा बनता है तो बड़ा पैसा बनता है जब सप्लाई में डिसरप्शन होता है, क्योंकि कमोडिटीज़ का डिमांड तो एक कंटिन्यूस बेसिस पे एक जैसा ही रहता है। जब जब सप्लाई का डिसरप्शन हुआ, चाहे टी के अंदर हुआ हो, चाहे कॉपर में हुआ, एल्यूमिनियम में हुआ हो, तब वहाँ बड़ा पैसा बनता है। या सडन कोई डिस्कवरी होगी कि इसका यूजेस बढ़ गया इस प्रोडक्ट में, तो थोड़ा होता है। लेकिन बड़ा कारण कमोडिटीज़ में इंक्रीज का है कि सप्लाई डिसरप्शन होता है। एल्स कमोडिटी विल गिव यू रिटर्न क्लोजर टू GDP नंबर विदाउट इन्फ्लेशन। दैट इज़ द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़। अब लेते हैं गोल्ड के ऊपर, बिकॉज विच इज़ गोल्ड इज़ अ कंसिडर टू बी ग्लोबल करेंसी एज गुड एज US डॉलर, एंड फॉर सम पीपल इट इज़ बेटर देन US डॉलर। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गोल्ड के अंदर जो रिटर्न आएगा आपको, वो इन्फ्लेशन से 2 से 4% ज़्यादा आता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में या एक पर्टिकुलर पीरियड पे अगर आप कंपैरिजन करें तो हो सकता है गोल्ड में भी आउट परफॉर्मिंग इवन वन ऑफ द बेस्ट असेट कैटेगरी, दैट इज़ इक्विटी। बट अगर आप हिस्टोरिकल डेटा तक कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का रोलिंग रिटर्न निकालें तो मालूम पड़ेगा कि 60 to 70% टाइम इक्विटी ने गोल्ड से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, रिटर्न ज़्यादा दिया है। लेकिन 20 to 30% टाइम ऐसा हुआ है कि गोल्ड हैज़ आउट परफॉर्म इक्विटी, तो वो चलता रहेगा। लेकिन गोल्ड मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग टूल के लिए। तीसरा हम आते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में किस तरह का रिटर्न बना है और बनता है। तो रियल एस्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। रियल एस्टेट इज़ अ परफॉर्मिंग एसेट इन द सेंस कि कोई भी इकोनॉमी चलती है उसके अंदर रियल एस्टेट चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तो रियल एस्टेट में हमने देखा कि GDP प्लस इन्फ्लेशन, तो GDP 6-6.5% रही, इन्फ्लेशन 6-6.5% तो लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट के अंदर 12 से 13% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न बना है। लेकिन रियल एस्टेट का रिटर्न ज्योग्राफिक स्पेसिफिक है। कोई एरिया में रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, कोई एरिया में रिटर्न कम हो सकता है, अलग अलग सिटी में अलग अलग रिटर्न हो सकता है, सेम स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी में अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, सेम सिटी के अंदर अलग अलग एरिया में अलग अलग परफॉर्मेंस हो सकता है, और सेम एरिया में अलग अलग जो बिल्डिंग्स में या लैंड में अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस हो सकता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन रियल एस्टेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि लिक्विडिटी का चैलेंज है, और फ्रॉड और कोर्ट केसेस का चैलेंज, उसके बारे में हम अलग वीडियो के थ्रू बात करेंगे कि एवरी एसेट कैटेगरी का चैलेंजेस क्या है। तो रियल एस्टेट का रिटर्न ऐसा है। लेकिन रियल एस्टेट में आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ मैं, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन सेकेंड वर्ल्ड वार तक 200 करोड़ के ऊपर कभी नहीं गई।
उससे लेके वर्ल्ड की पॉपुलेशन 200 करोड़ से 2023 के अंदर करीब करीब 800 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। तो पिछले 70-80 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ी है। अभी आने वाले पीरियड में इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना तो ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्लाइन चालू हो गया, और वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्चुअली कमिंग डाउन, और इंडिया में भी ट्रेंड आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 70-80 सालों में जब वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपांड हुई और बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स अर्बनाइजेशन बहुत अलग लेवल पे बढ़ गया, तो उसकी वजह से हमने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन रियल एस्टेट इन लास्ट 70-80 ईयर्स। लेकिन आने वाले पीरियड में जबकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन फ्लैटनिंग की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो जिस तरह का पैसा रियल एस्टेट ने आपके लिए बनाया वो आने वाले पीरियड के अंदर नहीं बनेगा। रियल एस्टेट खराब असेट कैटेगरी नहीं रहेगी, लेकिन जिस तरह का पैसा आपने रियल एस्टेट में पास्ट में बनाया वो रिपीट नहीं होने वाला। नाउ वी कम टू इक्विटीज़, और मैं इक्विटी में डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में आपका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी पैसा हो सकता है, आपका पैसा टूट भी सकता है। लेकिन मैनेज असेट्स की बात करता हूँ, इंडेक्स फंड की बात करता हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, ढंग के PMSs की बात करता हूँ, वेल मैनेज AIF की बात करता हूँ, तो वहाँ किस तरह का पैसा बना हिस्टोरिकली इंडिया में। सेम लॉजिक अगर आप 30 साल का डेटा देखें तो BSE सेंसेक्स ने 30 साल के अंदर करीब करीब 13-13.5 गुना CAGR पे आपका पैसा कंपाउंड किया है, क्योंकि इंडिया का GDP उसी आधार पे बढ़ा। BSE का जो कंपनीज है उनका EPS भी 13% के आसपास बढ़ा है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि जितना GDP एक्सपांड करेगा, GDP प्लस इन्फ्लेशन, अगर GDP 6-7% है और इन्फ्लेशन 6-7% है, तो 12 से 14% इंडिया का GDP एक्सपांड किया है, और उसी लेवल पे लीडिंग कंपनियों का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, और उसी लेवल पे लीडिंग कंपनियों का CAGR आपको दिखेगा। तो हिस्टोरिकली इंडिया में GDP 12 से 14% एक्सपांड हुआ है, लीडिंग कंपनियों को मुनाफा 12 से 14% बढ़ा है, और उसी तरह लीडिंग कंपनियों का परफॉर्मेंस भी 12 से 14% कंपाउंड हुआ है। स्मॉल कैप मिड कैप में शायद परफॉर्मेंस थोड़ा और ज़्यादा होने वाला है। आने वाले पीरियड के अंदर क्या होने वाला, आने वाले पीरियड के अंदर यही ट्रेंड रहने वाला है, लेकिन अंडरलाइंग इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जिस तरह कंजम्पशन हम पहले करते थे, आने वाले पीरियड के अंदर वो कंजम्पशन एकदम अलग होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आने वाले पीरियड में बड़ा पैसा, अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ी बर्दाश्त कर सकें, तो सबसे बड़ा पैसा मैनेज असेट्स के अंदर आपका बनेगा। 12 से 15% आपका पैसा कंपाउंड हो सकता है, प्रोवाइडेड आप वॉलेटिलिटी के दौर से आप गुजर पाएँ, तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क ज़रूर समझें, और आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, स्क्रीन पे दिए हुए हैं, और आपको ऐसी इंसाइट जानने के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली फॉर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इन्वॉल्वर है, और आपको किसी भी तरह के सवाल आपको पूछने हैं, आप इस वीडियो में कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो में उनका आंसर करूँ, या मेरी टीम इस पर आपको रिस्पॉन्ड कर सकती है। थैंक यू।